आज भी ये हालत है कि पूरे सिटी में 144 लगा हुआ है, सिर्फ आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। हिंदू प्रोसेशंस निकाले जाते हैं मुस्लिम एरियाज़ के थ्रू, हर तरह के भड़काऊ गाने चलाए जाते हैं, लोग त्रिशूल, स्वॉर्ड्स, लाठी, बंदूक लेकर वहाँ से निकलते हैं। किसी भी कानून में इसका कोई इजाज़त नहीं है कि आप किसी का घर इस तरह से बुलडोज कर दें। हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज़ में, मंदिर बनाने में, मंदिरों को प्रमोट करने में, हिंदू रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करने में सारी सरकारें लगी हुई हैं भाजपा की। पब्लिक पैसा खर्च किया जा रहा है। कोर्ट को मतलब कायदे से तो उनको ये सरकार से पूछना चाहिए था कि भाई छुट्टी किस आधार पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं। आपका ये जॉब नहीं है कि कोई रिलीजियस फेस्टिवल के लिए आप छुट्टी डिक्लेयर करें, लेकिन उल्टा आप पिटिशनर्स को डांट रहे हैं कि तुम्हारा कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन होगा। मतलब रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आपके आंख के सामने उड़ाई जा रही हैं, और कोर्ट जो है मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं। जब ज्ञानवापी मॉस्क के ऊपर ये विवाद लोग शुरू करते हैं कि भाई हम देखना चाहते हैं कि यहाँ 500 साल पहले क्या था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद इस तरह का कोई विवाद किसी दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप पर नहीं हो सकता, क्योंकि 1947 में जो पोजीशन थी वही पोजीशन मेंटेन रहेगी। उसके पहले क्या था क्या नहीं था ये नहीं देखा जाए। अडानी ने 7,000 करोड़ से ज़्यादा ओवर इन्वॉइसिंग से टैक्स हेवंस में पैसा वो लोग साइफन आउट करके ले गए। सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर जजेस में से 4 डर गए, गिर गए, झुक गए। और ऐसे काले कानून पीएमएलए, यूएपीए जैसे, जो कि बिल्कुल हमारे मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का है उसके बिल्कुल खिलाफ हैं, उनको भी बजाय स्ट्राइक डाउन करने के सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा कर दिया। अभी एक बटाली का जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें यह कह दिया कि बेल देते समय आप ये भी नहीं देख सकते कि जो एविडेंस किसी के खिलाफ पुलिस ने बोला है कि भाई इसके खिलाफ ये एविडेंस है कि इसने ये अपराध किया, कि वो एविडेंस कानून में एडमिसिबल है कि नहीं ये भी नहीं देख सकते बेल के समय, ये बोल दिया। तो बजाय उस कानून को स्ट्राइक डाउन करने के कि भाई ये तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसके खिलाफ है, उल्टा कर दिया, उसको और ड्रैकोनियन बना दिया। असेंबली और प्रोटेस्ट के तो स्पेसेस करीब करीब बंद कर दिए हैं। अभी मैं कल अहमदाबाद में था, वहाँ पर एक ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो उनको वो कॉन्फ्रेंस एक प्राइवेट जो वहाँ का पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर है आनंद याग्निक, उसके दफ्तर के ऊपर जो टेरेस है उस पर रखनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर सेक्शन 144 नहीं लगाया जा सकता। अदरवाइज पूरे सिटी में सेक्शन 144 लगाया हुआ है कि 5 आदमी से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कि कोई प्रोटेस्ट, कोई मीटिंग आप होल्ड नहीं कर सकते। और इसको भी हमारी जुडिशरी जो है चलने दे रही है। दिल्ली में ये चलता चला जा रहा है। हम लोगों ने एक केस किया था कि भाई इन्होंने तो पूरे सिटी में 144 लगा दिया है, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया, लेकिन आज भी ये हालत है कि पूरे सिटी में 144 लगा हुआ है, सिर्फ आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 19 के राइट्स भी मतलब बिल्कुल कुचले जा रहे हैं जो हमारे सिविल राइट्स हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है देख रहा है, मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है। आर्टिकल 14 को अगर आप लें तो हमारे माइनॉरिटीज़ के ऊपर रोज़ हमले हो रहे हैं। यहाँ तो गुजरात तो खैर उसका लेबॉरेटरी है, लेकिन यूपी में, मध्य प्रदेश में मतलब रिलीजियस प्रोसेशंस, हिंदू प्रोसेशंस निकाले जाते हैं मुस्लिम एरियाज़ के थ्रू, हर तरह के भड़काऊ गाने चलाए जाते हैं, लोग त्रिशूल, स्वॉर्ड्स, लाठी, बंदूक लेकर वहाँ से निकलते हैं, प्रोवोक करते हैं। और अगर किसी ने भी कुछ भी रेजिस्ट कर लिया, कई बार तो मस्जिदों में जाकर हिंसा भी करते हैं, और किसी ने अगर रेजिस्ट भी कर लिया तो उल्टा उन लोगों के खिलाफ केस बना दिया जाता है, जिन लोगों को जो विक्टिम्स हैं उन्हीं के खिलाफ केस बना दिया जाता है। अभी तो एक केस ऐसा आया यूपी का कि एलिगेशन ये था कि आपने रिलीजियस प्रोसेशन के ऊपर थूका। बाद में पता लगा कि जो लोग जिनके कहने के आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करी थी, उन्होंने ही बोल दिया कि नहीं हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों को जेल में डाल दिया। और सिर्फ जेल में ही नहीं डाल दिया, उनके घर तोड़ दिए बुलडोज़र लगाकर। और ये बिल्कुल खुलेआम चल रहा है, जिसको बुलडोज़र जस्टिस कहते हैं। किसी भी कानून में इसका कोई इजाज़त नहीं है कि आप किसी का घर इस तरह से बुलडोज कर दें, ये कह के कि भाई इसने कोई अपराध किया है। पहली बात तो उसका अपराध प्रूव नहीं हुआ है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। आपने सिर्फ एलिगेशन लगा दिया कि इसने ये थूक दिया,
कहीं प्रूव नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगर प्रूव भी हो जाए वो अपराध, तो उसका आप घर थोड़ी तोड़ सकते हैं। उसके लिए तो कानून में जुर्म है जो कि आप उसको सजा दे सकते हैं, घर थोड़ी तोड़ सकते हैं। पर ये सब चल रहा है और चीफ मिनिस्टर्स खुद सीना ठोक कर कहते हैं कि भाई हम तो बुलडोजर चला देंगे। उन लोगों को बुलडोजर चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, बुलडोजर बाबा उन चीफ मिनिस्टर्स को। लेकिन ये सब चलने दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मामले ले जाए जाते हैं, फिर भी नहीं रोका जाता। हेट स्पीचेस खुलेआम लोग दे रहे हैं, मंत्री लोग दे रहे हैं, ये जो गॉडमैन है ये लोग दे रहे हैं, जर्नलिस्ट दे रहे हैं। हेट स्पीचेस खुलेआम, मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस है हमारे कानून में, लेकिन उनको नहीं रोका जाता, चलने दिया जा रहा है। और उल्टा, मतलब गवर्नमेंट जो है सेकुलर कंट्री में रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती, किसी भी रिलीजन को। पर यहां हम देख रहे हैं कि हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज में, मंदिर बनाने में, मंदिरों को प्रमोट करने में, हिंदू रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करने में सारी सरकारें लगी हुई हैं भाजपा की। पब्लिक पैसा खर्च किया जा रहा है, और उसको अगर कोई क्वेश्चन करता है कोर्ट में, अभी जैसे हाल में हुआ यहाँ बंबई में, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया कि भाई ये छुट्टी क्यों डिक्लेयर करी जा रही है, इसके लिए कि भाई मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो उस पर उल्टा कोर्ट को, मतलब कायदे से तो उनको ये सरकार से पूछना चाहिए था कि भाई छुट्टी किस आधार पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं। आपका ये जॉब नहीं है कि कोई रिलीजियस फेस्टिवल के लिए आप छुट्टी डिक्लेयर करें, लेकिन उल्टा आप पिटिशनर्स को डांट रहे हैं कि तुम्हारा कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन होगा, जैसे यहां किया गया। तो मतलब रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आपके आंख के सामने उड़ाई जा रही हैं, और कोर्ट जो है मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, कुछ करता नहीं। जबकि उनका दायित्व संविधान में दिया गया है कि भाई आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, संविधान की रक्षा करनी है, और कार्यपालिका और विधायिका को अपने अपने दायरे में रखना है। तो ये क्यों हो रहा है? दूसरी बात, ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं, अयोध्या का फैसला ही ले लीजिए, यानी कि जो लोग, जिनको माना गया, जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा है कि आपने इलीगली मस्जिद तोड़ दी, जिनका कोई राइट नहीं है, 500 साल पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था उसके आधार पर आपका कोई राइट नहीं बनता, लेकिन उन्हीं को आपने वो जमीन दे दी कि भाई वहां पर मंदिर बना लीजिए। और उस जजमेंट में यह लिखा है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया है, अब आगे से कोई ऐसा विवाद नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जब ज्ञानवापी मॉस्क के ऊपर यह विवाद लोग शुरू करते हैं कि भाई हम देखना चाहते हैं कि यहां 500 साल पहले क्या था, हम खोद के देखना चाहते हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट मतलब डज नॉट निप द मिस्चिफ इन द बड। क्लियर मिस्चिफ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। और वही जज जिन्होंने वो जजमेंट लिखा अयोध्या वाला, चाहे उसमें नाम नहीं है बट क्लियर है किसने लिखा है, वही जज, उन्हीं के सामने आता है ये कि भाई आपने लिखा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद इस तरह का कोई विवाद किसी दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप पर नहीं हो सकता, क्योंकि 1947 में जो पोजीशन थी वही पोजीशन मेंटेन रहेगी, उसके पहले क्या था क्या नहीं था ये नहीं देखा जाएगा। लेकिन वो ज्ञानवापी मॉस्क के केस में भी उसको रोकते नहीं, कहते हैं नहीं नहीं ये तो एकेडमिक रिसर्च हो रहा है, कि हम देखना चाहते हैं कि वहां पर अंदर क्या था, उसके पहले क्या था। मतलब उसी तरह से कश्मीर में कश्मीर के फैसले में ये कह देते हैं, देखिए वो तो सारा ही जजमेंट गलत है मेरी राय में। आपने ये बोल दिया इफेक्टिवली कि गवर्नर्स रूल लगाकर या प्रेसिडेंट्स रूल लगाकर आप राज्य को आप इरिवर्सिबली बदल सकते हैं, किसी भी राज्य को, यानी कि उसको आप यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, उसमें उसका आप विभाजन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय स्टेट गवर्नमेंट तो है ही नहीं, आपने वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया है, स्टेट असेंबली को आपने सस्पेंड कर रखा है या डिसॉल्व कर दिया है। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भाई उसकी कम से कम राय लेनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, उसका आप सब यू कैन थ्रो ऑल दैट टू द विंड। मतलब 370 को अगर आप छोड़ भी दें, ये जो इशू था कि आपने गवर्नर्स रूल लगाकर कश्मीर में उनकी बगैर कंसेंट से, उनसे बगैर कंसल्ट किए उस राज्य को बदल दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया, इस पर उन्होंने बोल दिया, एक तो ये बोल दिया कि हाँ प्रेसिडेंट्स रूल में प्रेसिडेंट तय कर सकता है, फिर बोल दिया कि अच्छा
यूनियन टेरिटरी बन सकता था या नहीं बन सकता था, इसमें हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल हमको अश्योर कर रहे हैं कि हम इसको रिवर्स कर देंगे। अरे सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? कल वो मिहिर देसाई वहाँ थे, वो कह रहे थे कि पहले हम सुनते थे कि चीफ जस्टिसों के नाम से कोर्ट जाना जाता था अमेरिका में भी, कि ये बर्गर का कोर्ट है, ये वॉरेन का कोर्ट है, वगैरह वगैरह। अब तो सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है कि ये तुषार मेहता का कोर्ट है। so, अब चीफ जस्टिस का नाम भी नहीं आता। यानी कि आपने तुषार मेहता वो कोई भी नहीं होते अश्योरेंस देने के लिए। वो कैसे, वो तो लेजिस्लेटिव एक्ट है ना, अगर आप उसको वापस स्टेट बनाएंगे यूनियन टेरिटरी से हटाकर, तो वो तो पार्लियामेंट के थ्रू होगा। तो तुषार मेहता पार्लियामेंट का कैसे एश्योरेंस दे सकता है? लेकिन आपने वो मान लिया और बोल दिया कि अच्छा है तो वापस हो जाएगा, तो इसलिए हमको ये सब तय करने की ज़रूरत ही नहीं है। अडानी हिंडनबर्ग वाले मामले में आपने ये बोल दिया, पहले तो ऐसी कमेटी बना दी जिसमें एक आदमी तो कि हम चाहते हैं कि ये इंक्वायरी करे कि भाई सेबी ने अडानी वाले मामले में ठीक से इन्वेस्टिगेशन किया कि नहीं किया। और उस कमेटी में कौन है? एक आदमी जो है वो अडानी का पार्टनर है, दूसरा आदमी अडानी का लॉयर है, तीसरा आदमी अडानी नहीं, तीसरा आदमी जो है उसका खुद इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही थी आईसीआईसीआई वाले स्कैम में। आपने ऐसी कमेटी बना दी और आखिर में ये कह दिया कि हम ये भी नहीं देखेंगे कि डीआरआई ने 2014 में एक चिट्ठी लिखी जो हम लोग रिकॉर्ड पर लाए थे कि सेबी को, कि देखिए अडानी ने 7,000 करोड़ से ज़्यादा ओवर इन्वॉइसिंग से टैक्स हेवन्स में पैसा वो लोग साइफन आउट करके ले गए, और वो पैसा यहाँ के स्टॉक मार्केट में उन्होंने लगाया है, लगता है अपनी कंपनियों में लगाया है। उसका भी आपने नहीं देखा। और जिन अखबारों ने वो सब डिटेल्स पब्लिश किए कि भाई कैसे ये दिखाई दे रहा है कि अडानी ने ही वो पैसा लगाया है जिसके कारण सारे रूल्स का वायलेशन हुआ है, वो भी बगैर देखे आपने बोल दिया कि नहीं सेबी जो कर रहा है बड़ा अच्छा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता जो है पूरी तरह से चरमराई हुई है। ये बात ठीक है कि अभी भी कई अच्छे जजेस हैं, कभी कभी कोई अच्छे जजमेंट्स आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से। अभी वो बिल्किस बानो का बहुत अच्छा जजमेंट आया, बहुत अच्छे जजेस ने वो जजमेंट दिया। हम लोग उस दिन आकलन कर रहे थे एक एक करके कि भाई कितने जजों को हम मानते हैं कि जो अच्छे हैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट 1/3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अच्छे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सब गड़बड़ हैं, लेकिन ज़्यादातर का हम ये देख रहे हैं कि उनकी स्वतंत्रता चरमराई हुई है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमको समझना होगा। उसका एक कारण ये है कि जब बहुत स्ट्रॉन्ग फैसिस्ट गवर्नमेंट होती है तो कई बार जो जजेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हिम्मत वाले नहीं होते, वो उनके सामने झुक जाते हैं, वो घुटने टेक लेते हैं। और कुछ हद तक तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो सरकार है बहुत स्ट्रॉन्ग फैसिस्ट सरकार दिखती है, जैसे कि इमरजेंसी में मिसेस गांधी की सरकार दिखती थी। लेकिन इमरजेंसी में भी 10 हाई कोर्ट्स ने ये बोला कि जब फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है तब भी हेबियस कॉर्पस मेंटेनेबल है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 5 सीनियर जजेस में से 4 डर गए, गिर गए, झुक गए और उन्होंने बोल दिया कि नहीं हेबियस कॉर्पस मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन आज जजों का कैरेक्टर बदल गया है थोड़ा। उस तरह के जो हिम्मत वाले जजेस उस समय थे इमरजेंसी के दौरान, वो और भी कम हो गए हैं। अभी भी हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं।